ऐसे नहीं जुड़ते हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चलिए कहीं पे भी समय से जुड़ने का प्रयास किया करें। तो हमारा आज का एंडोक्रिनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में सेशन है। दिस इज द लास्ट थेरेपेटिक्स योगा वी आर डिस्कसिंग नाउ। तो एंडोक्रिनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में है। तो पहली बीमारी है हमारी ओबेसिटी। ओबेसिटी बेसिकली ये इसको हम सिंड्रोम भी कह देते हैं। मतलब ये हमारे कई बीमारियों के जो है इसकी वजह से हो जाती हैं। ठीक है ना। कई बीमारियों को जन्म भी जो है मोटापा देता है। और ये होता क्यों है? बेसिकली हमारे शरीर में जब अतिरिक्त जो चर्बी जो वसा है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। ये एक्चुअली खुद से प्रॉब्लम देने से ज्यादा ये दूसरी बीमारियों को जन्म देती है। तो इसीलिए ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि ये जैसे कि हमारे हृदय रोग है और मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, कुछ कैंसर जैसे उन के जो हैं उनके बनने के चांसेस हो जाते हैं अगर जिनको जो लोग मोटापे से ग्रसित होते हैं। तो इसको जानने के लिए कि क्या मेरे शरीर का वजन मेरे उम्र और मेरी जो है हाइट लंबाई के अनुपात में सही है, क्योंकि वजन जो शरीर का है वो हमारे उम्र के हिसाब से और हमारे जो है हाइट के हिसाब से भी हम उसका माप करते हैं। तो उसको माप करने का जो तरीका है वो हम करते हैं BMI, मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स। इसको नापने के लिए हम जो है हाइट को जो है डिवाइड करते हैं किससे? हमारे वेट से। तो वेट ऊपर वेट आता है, वेट जो कि हमारा किलोग्राम में होता है, और नीचे हाइट, हाइट होती है हमारी स्क्वायर मीटर में। ठीक है, पाउंड में क्योंकि हम लोग बाहर विदेशों में पाउंड का ज्यादा वो रहता है, परंतु हमारे जो है हम हाइट को भी इंचेस में या सेंटीमीटर मीटर्स में ही करते हैं। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम ऊपर वजन को करते हैं, नीचे अपनी हाइट को जो है मीटर स्क्वायर में करके करते हैं, तो उसके बाद जो उस गुणा से जो भी आपका उत्तर आता है, अगर वह 18 जो है से ऊपर है, 18.5 से लेके 24.9 के बीच में आता है, तो इसका मतलब आपका बिल्कुल सही जो है वजन है, आपके शरीर का अनुपात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो 18.5 से, रुकिए मैं सबको एंट्री दे दूं पहले। भैया सो के मत जगा करो, सही से आ जाया करिए। चलिए, अगर 18.5 से नीचे की तरफ जाता है तो इसका मतलब वो अंडरवेट है, उनका वजन कम है। और अगर 25 से लेके 29.5 के बीच में आता है तो इसका मतलब उनका वजन थोड़ा सा बड़ा हुआ है। ठीक है, 30 से ज्यादा है तो मोटापा है। ठीक है, पहले है वजन बढ़ा हुआ, यहाँ पे ओबीज आ जाएंगे, मोटापा है। लेकिन अगर 40 से भी ज्यादा है तो वो मॉर्बिड ओबेसिटी में आता है, मतलब एक मोटापा जो कि बहुत ही खतरनाक स्तर वाला हम कहेंगे। ठीक है ना। लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि हम एडल्ट्स में ही बेसिकली अगर हम देखते हैं तो शरीर के ऊपर अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है। कहाँ? आपके मध्य प्रदेश में, मतलब आपके कमर के आसपास, है ना। क्योंकि जो अ, आराम आप भी हैं, अगर कहीं जाएंगे किसी के घर में तो आप जो है फर्श पे तो नहीं बैठेंगे, है ना, या कोई ऐसी कुर्सी पड़ी होगी डाइनिंग टेबल की जैसे होती है, सीधी कमर रहती है, आप चुनते हैं सबसे गद्देदार वाला जो है काउच है या सोफा है ना, उसको ढूंढते हैं ताकि आप आराम से बैठे। तो ऐसे ही जब शरीर में भी ये मोटापा जो हमारा बढ़ता है, कि फैट जो है हमारे वेस्ट के अकॉर्डिंगली, वहां पे इसका सबसे कंफर्ट जोन होता है, वहां पे ये जब जमना शुरू हो जाता है स्पेशली। इसके साथ साथ और क्या लक्षण होते हैं? सांस लेने में दिक्कत आती है, छोटी छोटी सांस लेनी पड़ती है, ज्यादा खुल के सांस नहीं ले पाते हैं, पसीना ज्यादा आता है, खराटे की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद उनकी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है,
जब अतिरिक्त वसा जमा होता है तो हमारी जो है जगह जगह उसकी वजह से हमारी चमड़ी जो है वो वहां पर क्या होती है, फोल्ड्स लटकनी शुरू हो जाती है, फोल्ड्स हो जाते हैं, तो वहां पे ना मॉइस्चर होता है, तो वहां पे हमारे कुछ रैशेस वगैरह हैं, नैपकिन रैशेस जैसे टाइप के होते हैं, वहां पे स्किन की प्रॉब्लम्स होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर मोटापा है तो आप अपने रोजमर्रा के काम आराम से नहीं कर पाओगे। चलना दिक्कत लगेगा, उठ गए तो बैठना दिक्कत लगेगा, बैठ गए तो उठने में दिक्कत लगेगी, है ना। नहाना धोना है, जो भी है, आप लोग वो जो काम है उनको, कुछ भी ऐसे फिजिकल टास्क अगर उनको दे दिया जाएगा तो वो उस वजन के कारण, क्योंकि प्रॉपर आगे नहीं झुक पाएंगे, पीछे नहीं हो पाएंगे, तो वो दिक्कत करता ही है। इसके साथ साथ फिर क्या होगा, थकान, है ना, क्योंकि प्रॉपर जो है मेटाबॉलिज्म जो है फिर बहुत स्लो हो जाता है, तो फैटिगनेस बहुत होती है, कमजोरी होती है। और फिर हाथ पैरों में दर्द, क्योंकि पूरे शरीर का वजन जो है आपके जोड़ों पे ही इफेक्ट करेगा, तो जोड़ों में दर्द की दिक्कत हो जाती है। मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, क्योंकि शरीर जो है, जब अपने आप को आप शीशे में निहारते हो, दर्पण में देखते हो, तो खुद सब अपने आप को सब बड़ा अपने किसी भी आइडल को जिसको आप अपना बहुत प्रेरणा का स्रोत मानते हो, उसकी तरह अपने आप को बनने का जो है प्रयास करते हैं। और आजकल हमारे सभी को ही पता है कि हम किन, या तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन को, या जो है आर्ट जो होते हैं, ये फिल्मों के हीरो हीरोइंस को ही अपना वो करते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि हीनता का भाव आता है कि अरे मेरा तो मध्य प्रदेश बड़ा हुआ है, मैं तो ये चमड़ी लटक रही है, मैं तो बेडॉल लग रही हूँ, काम नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से उनको डिप्रेशन है, थोड़ा सा अपने आप को शर्म, और वो अपने आप को समाज से काटना भी शुरू कर देते हैं। कोई जो होगा, अरे मुझे तो ड्रेसेस अच्छी नहीं ये आएगी, मैं मन करता है कि मैं आजकल के फैशन के हिसाब से, पर उसके साइज के ड्रेसेस नहीं मिलेंगी, वो फिर सोशल जहाँ पे कनेक्टिविटी होती है वहां से कटना शुरू हो जाएंगे, घर में अकेले रहेंगे, तो ये फिर धीरे धीरे उनके मानसिक स्तर पर भी प्रभाव डालते हैं। और जो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे विदेश जो है हमारे पास, जो पश्चिमी देशों में, वहां पे बच्चों में ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं, क्योंकि उनकी जीवन शैली इस तरह से, उनके खाने पीने की वजह से ज्यादा वहां पर ये चीजें देखी जाती हैं। तो बच्चों के जो लक्षण होते हैं, तो उनके जो है, उनके चेस्ट एरिया पे उधर काफी उनका जो है फैटी टिश्यू का डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। उम्र के हिसाब से उनकी जो है ना चेस्ट काफी ऐसे लगेगा कि इतना फैट वो जमा है, उसकी वजह से बहुत डेवलपमेंट लगेगी उनके। फिर उसकी वजह से जो हिप्स या बैक्स पे ना स्ट्रेच मार्क्स भी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब शरीर की चमड़ी, जब जैसे उधर वजन बढ़ता है तो चमड़ी भी फूलती है, तो वहां पे ना निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिनको कि स्ट्रेच मार्क्स बोला जाता है। और जो स्किन जो होती है, जहाँ फोल्ड्स वगैरह आते हैं, जो गर्दन के आसपास होती है, आप देखोगे वो तो ना थोड़ी सी मुलायम टाइप की ऐसी सी लगेगी, जैसे वेलवेट का होता है, वो एक पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम हो जाती है, और वो गहरे रंग की हो जाती है। तो उसको अकैंथोसिस नाइग्रेंस करके प्रॉब्लम हो जाती है, काम नहीं कर पाते हैं, काम नहीं करेंगे प्रॉपरली, थक जाएंगे, सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो ये सारे लक्षण भी उसके हमारे होते ही हैं। साथ ही साथ नींद लेने में स्लीप एपनिया, मतलब सोते सोते ना एकदम सांस का रुक जाना, अचानक से एकदम से आंख खुलेगी, फिर वो सांस लेना शुरू करते हैं, तो दैट इज अ स्लीप एपनिया। बेसिकली कब्जी हो जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डाइजेशन के ऊपर फर्क पड़ता है। और जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसमें होता है गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। उसमें मतलब जो पेट का जो हमारा कुछ खाना है वो डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, तो वो ऊपर की तरफ, हमारे फूड पाइप से ऊपर की तरफ तो अधपचा भोजन आता है, इस तरह की होगी। और फिर मानसिक स्तर से उसके खुद पे जो है कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा, सेल्फ एस्टीम जो उनकी अपनी खुद की जो बहुत ही वो लो हो जाती है, कहीं पर भी अपने ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और बॉडी के अंदर चेंजेस भी जल्दी होने शुरू हो जाते हैं, जो प्यूबर्टी के चेंजेस हो जाते हैं, आजकल बच्चों में देखा जा रहा है कि जल्दी भी होने लगे हैं, स्पेशली मोटापे की वजह से। तो जो एक एडोलेसेंट एज में जो हमारे चेंजेस होते हैं वो आजकल अर्ली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनको मोटापा है उन लोगों को जल्दी होने शुरू जाते हैं, और वजन बढ़ने की वजह से हमारे हड्डियों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे कि हमारे उनके बच्चों के जो है फ्लैट फीट या हिप्स का जो है थोड़ा सा डिसलोकेशन हो जाता है, क्योंकि चलने में फिर उनको जो दिक्कत आती है उसके हिसाब से फिर उनके जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट आता है।
अब है मॉर्बिड जो ओबेसिटी, मतलब ये बहुत ही बहुत ज्यादा वजन जो हमारा बढ़ जाता है, जिसको बड़ी मुश्किल से ही कंट्रोल करने में करते हैं, वहां पर जो है वो बंदा खड़ा भी नहीं हो पाता अपने पलंग से, है ना। और डेली की वो मतलब पलंग पे ही बैठा ही रहेगा, वहीं पे उसके करे जाते हैं। कई बार इनका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है, उठ ही नहीं पाते हैं, 3-4 लोग उनको उठाएंगे, इस तरह की जो काफी होती है। तो ये पश्चिमी देशों में ज्यादा है, क्योंकि वहाँ का जो रहन सहन उसकी वजह से ही है। तो अगर वहां पर हम देखते हैं कि बीएमआई अगर 40 से ज्यादा है, तो ये मॉर्बिड ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं। और अगर 35 से भी ज्यादा है, और अगर साथ में उसको अगर कोई ऐसा बीमारी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे कि हमारा टाइप 2 डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, तो भी उसको मॉर्बिड ओबेसिटी के तरफ हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। और ये एक्सट्रीम ओबेसिटी की क्लास 3 टाइप की होती है, और जो कि रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पाते हैं, मतलब चलना, एक कमरे से दूसरे वॉशरूम तक ही जाना, है ना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये बहुत ही सिवियर कंडीशन हो जाती है। अब कारण क्या है? कारण ये होता है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा बन रही है, वो ऊर्जा हमारी खर्च भी होती रहनी चाहिए, है ना। लेकिन ये तालमेल, ये संतुलन जब बिगड़ जाता है, तो हमें मोटापे की होती है कि कई बार हमारी ऊर्जा तो बन रही है, पर हम उसे यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। और कई बीमारियों में भी ये प्रॉब्लम हमारी ओबेसिटी की हो जाती है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। प्रॉपर खाना नहीं खाना, टाइम पर नहीं खाना है, या खाने का जो है अब जल्दी 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 खा रहे हो, क्या खा रहे हो, है ना, फैट वाली चीजें, तली हुई मिर्च मसाले वाली चीजें खा रहे हैं, जंक फूड आजकल देखा होगा, मिनट मिनट में इस तरह से कुछ ना कुछ मंचिंग की आदत है, पिक्चर देख रहे हैं, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। तो और आजकल के जो हमारे जंक फूड या पैकेज फूड होते हैं, उनमें स्पेशली कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, उसमें कुछ एडेड शुगर्स होती हैं, तो उनका भी इफेक्ट जो है हमारे मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब खाने पीने में जो है, जैसे कि सैचुरेटेड फैट स्पेशली क्या होता है, ये हमारे को जो है जब शरीर में जाके एक तरह से ये जो है डिपॉजिट हो जाता है, तो ये हमारे हृदय के रोगों को ज्यादा जो है बढ़ावा देता है। इससे हमारा जो है ओबेसिटी बनने के बहुत चांसेस होते हैं, और फिर हमारे हार्ट डिजीज होते हैं। तो हमें अनसैचुरेटेड फैट लेना चाहिए, जो कि हमारे अच्छे रहते हैं। एचडीएल जो हमारे हाई डेंसिटी वाले हमें करना चाहिए, और अपने इंटेक को जितना आप इंटेक करो उतना यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी मिलना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। बहुत ज्यादा भी करोगे तो भी मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है, और कम से भी इफेक्ट पड़ता है। तो नॉमिनल हमारे शरीर का बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। और फिर इसी के साथ साथ जो है हमारा सबसे बड़ा मेंटल जो है लेवल, तो स्ट्रेस बहुत चीजों को इफेक्ट करता है। कई बार कुछ लोग होते हैं ना, हाय मुझे टेंशन हो रही है, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, अभी ये बना दो, अभी चिप्स ले आओ, अभी कुरकुरे ले आओ, कुछ पॉपकॉर्न बना लो, कुछ ना कुछ उनको, ये भी स्ट्रेस बस्टर के रूप में वो लोग करते हैं। लेकिन ये जो है बार बार ये जो चीजें होती हैं, ये हमारे बॉडी के हार्मोनल जो है बैलेंस को इम्बैलेंस करती हैं, क्योंकि कई स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं जो हमारे हार्मोन्स के रिलेटेड करते हैं, तो उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे शरीर का जो है वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? तो कंट्रोल करने के लिए अब ये नहीं है उसको हम खाने को बंद कर दें, भाई तुम मत खाओ तुम्हारा हो रहा है, नहीं, फास्टिंग जो है बिल्कुल भी नहीं। उससे बल्कि और आपका बढ़ेगा, क्योंकि जो बॉडी के अंदर एनर्जी देने के लिए फिर हमारा बाकी जो है हमारा जो वो फैट के रूप में और जमा होना शुरू हो जाता है, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है स्पेशली। तो इसीलिए हमारे जो शुगर हमारे बॉडी के अंदर है, तो इसीलिए फास्टिंग कोई भी मेन इसका नहीं है, बल्कि आप डेली जो अपने खाने अपनी डाइट को मेंटेन करके रखना है, सुपाच्य सादा भोजन जो है। और बहुत ज्यादा एक बार की बजाय थोड़ा ही खाइए, और बीच बीच में कुछ फिर जो है स्नैक्स ऐसा कुछ भी नहीं लेना है। और हम अपने खाने पीने में तली हुई चीजें, मिर्च मसाले, चीनी है जो भी मीठी किस्में है, जो तेली चीजें हैं, मिर्च मसाले, दूध और उससे बनी हुई चीजें, है ना, रिफाइंड फूड्स वगैरह होते हैं, और हमारे ये इनको हमें कम करना है। और हमने को जो है साबुत दालें और अपने फल, सब्जियां, सलाद वगैरह, अंकुरित चीजें, इनके ऊपर ज्यादा हमें करना है।
काउंसलिंग बहुत जरूरी है, उनको इस चीज के बारे में अवेयर करना जरूरी है कि भूख और हमारी जरूरत के हिसाब से हमें कितना खाना है या हमारे टेस्ट के लिए हम कितना खा लेते हैं, इन सब के बारे में जब उनको हम बताते हैं तो वो भी उनके ऊपर काफी फर्क पड़ता है। और षटकर्मा की प्रैक्टिस जिसमें कि हम नीति और कुंजल डेली करना चाहिए, और साल में अगर एक बार हम पूर्ण शंख प्रक्षालन करते हैं तो वो भी बहुत ही फायदेमंद रहता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि वो कंट्रोल करता है। षटकर्मा के बाद हम आसन की बात करते हैं। यहाँ पर मैं कहूंगी कि सूर्य नमस्कार आसन से पहले वेरी बेनिफिशियल। अगर शुरू शुरू में नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही हर अभ्यास करना है, परंतु धीरे धीरे जैसे ही उनका शरीर अभ्यस्त होने लगेगा, खुलने लगेगा, तो सूर्य नमस्कार जरूर जो है इस बीमारी से ग्रसित लोगों को कराना चाहिए। ठीक है ना। और आसन में अगर हम बात करते हैं तो आसन जो है उनके शरीर के जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और जो उनके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। पवन मुक्तासन सीरीज है, जो शक्ति बंद सीरीज है, जिसको हम सूक्ष्म भी कहते हैं। और यहाँ पर फिर सूर्य नमस्कार वेरी बेनिफिशियल। पहले सूक्ष्म, सूर्य नमस्कार, फिर हम आसन पे आते हैं। और आसन क्योंकि जो हमें अपने हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे स्पाइनल हाउस पे इफेक्ट करेंगे, हम सब को उसको जो है इंक्लूड करना चाहिए, जो कि बहुत ही बेटर है। फिर हम प्राणायाम में जो है भ्रामरी, नाड़ी शोधन और भस्त्रिका भी हम कहेंगे कि है, लेकिन अगर उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है तभी कराएंगे। तो माइल्ड भस्त्रिका से हमारे मेटाबॉलिज्म का जो है वो सुचारू रूप से हो जाता है, तो हमारे जो है फैट जो है वो रिड्यूस करता है। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा प्राणायाम भी नहीं कराना है, उससे क्या होता है कि हमारे को जो है भूख बढ़ती है, फिर भूख बढ़ेगी तो वो भी हमें अवॉइड कराना है। हर चीज उसको बैलेंस में करानी है। रिलैक्सेशन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। जैसे कि हर बीमारी के बाद हम थेरेपेटिक की बात करते हैं, तो रिलैक्सेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी पार्ट, की सिर्फ हम उनको स्टिमुलेट ही नहीं करना, हमारे को रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, तभी हमारी बॉडी का जो है सही से काम होता है, बैलेंस सही से होता है। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे अगली बीमारी की, जो कि है डायबिटीज, मधुमेह। अब मधुमेह में क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो हमने खाना खाया, वो खाना हमारे ब्लड के अंदर जो एब्जॉर्ब होता है, मतलब उसके महीन महीन कण, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि लास्ट जो उसका बनता है ग्लूकोज या शुगर हम कहते हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है और वो हमारे एक एक सेल को एनर्जी देने के लिए पहुंचता है। ठीक है ना। लेकिन यह ग्लूकोज हमारे सेल तक नहीं पहुंच पाता, वो हमारे ब्लड में ही रह जाता है। ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, हमारे शरीर को हर काम करके एनर्जी चाहिए होती है, तो जो हमारे खाना खाते हैं नॉर्मल, उसमें वो हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो हमारे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में हमारे पूरे शरीर को वो ग्लूकोज जो है वो पहुंचता है जहां हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हर समय हमें एनर्जी की जरूरत होती है, थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारे लीवर में जाके जो है स्टोर हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो चेंज हो जाता है, और जब हमें ज्यादा कुछ ऐसे काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है, फिर वो वहां से लीवर से बाहर निकल के वापस ब्लड में ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाता है ना, यही होता है। तो ये जो ग्लूकोज को लीवर में उसको बदलने के लिए हमें एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है, वो हमारा हार्मोन जो होता है वो होता है, कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन। इंसुलिन, वेरी गुड। इंसुलिन होता है जो कि हमारे पेनक्रियास से रिलीज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पिक्चर में, पहला है स्टमक ने कन्वर्ट्स फूड टू ग्लूकोज। जब पाचन क्रिया में हमारे पेट में, वही सब हमने पढ़ा था पाचन क्रिया के बारे में, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। वो ग्लूकोज कहाँ पे हुआ? हमारे आंतों के माध्यम से हमारे ब्लड के अंदर आ गया। ग्लूकोज एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वहां पर जो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में आया, वहां पर फिर पेनक्रियाज ने इंसुलिन को छोड़ा। ये इंसुलिन आ रहा है पेनक्रियाज से, उसने क्या किया
कि जो हमारा इंसुलिन था वो जो भी एक्स्ट्रा था वो हमारे लिवर में स्टोर हो गया। तो ग्लूकोज इज अनेबल टू एंटर बॉडी। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। वो कहाँ रह जाएगा? वो हमारा ब्लड में ही पड़ा रह जाएगा, वो हमारे सेल्स तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है। ठीक है ना? तो क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है, एनर्जी हमें मिलती नहीं है क्योंकि वो वहां से बाहर जा नहीं पाता है। तो ये हमें बीमारी होती है। तो ये किस कारण हुआ? हमारे इंसुलिन जो है प्रॉपर बनेगा नहीं, तो वहां पर ये हमारा ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज पड़ा रह जाएगा और हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। अब क्या होती है फिर? हमें बीमारी हो जाती है मधुमेह की, डायबिटीज की। डायबिटीज हम देखते हैं तो कितने प्रकार की है। पहली तो है डायबिटीज की टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज में ही होता है। ऑटोइम्यून डिजीज में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे बॉडी के ही सेल्स को ये अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो हमारे इंसुलिन जो प्रोड्यूस करते सेल्स हैं, है ना, जो पेनक्रियास जो होते हैं, वो उन्हीं को ही मारना शुरू कर देता है। तो इंसुलिन बनता ही नहीं है, यहाँ पे इंसुलिन बनता ही नहीं है। और ये ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है, मतलब ये बाय बर्थ ही आप कहोगे, या बचपन में ये बीमारी यूजुअली देखी जाती है। तो यंग एडल्ट्स में, और पैदाइशी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये बचपन में बच्चों में ज्यादातर देखी जाती है, इसलिए इसका दूसरा नाम है जुवेनाइल डायबिटीज। इसमें इनको इंसुलिन देना ही पड़ेगा क्योंकि पेनक्रियाज इंसुलिन बनाए ही नहीं रहा। ठीक है ना? वहां पे उन्होंने उसी सेल्स को डिस्ट्रॉय हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज हो गया। तो इसलिए इसका दूसरा नाम भी होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। यहाँ पे इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है? इसको इंसुलिन देना ही पड़ेगा, बनता ही नहीं है। अब है दूसरा कॉमनली जो देखा जाता है बड़ों में और सभी उसमें, वो होता है टाइप 2 डायबिटीज। इस उसमें जो है हमारा इंसुलिन बनता है, लेकिन इतना नहीं बनता कि वो हमारे जो ब्लड ग्लूकोज को जो है वो उसको मेंटेन कर पाए। ठीक है ना? वो बनता है, इंसुलिन बनता है, लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स या तो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या उधर उनका यूटिलाइजेशन इतना नहीं हो पाता है। ये सबसे कॉमनेस्ट डायबिटीज है जो ज्यादातर लोगों में पाया जाता है, और ये धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ये ज्यादा मतलब बड़ी उम्र के उसमें या एडल्ट्स में, जो कि मिडिल एज या ओल्डर पीपल में ही पाया जाता है। दिस इज अ टाइप 2 डायबिटीज। इसको हम जो है नॉन इंसुलिन जो है रेजिस्टेंट डायबिटीज भी बोलते हैं। ठीक है ना? वो इंसुलिन डिपेंडेंट थी हमारी, ये हमारे को इंसुलिन देना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमारा जो है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज हम इसको कहते हैं, या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चे को होने के बहुत चांसेस जो है हो जाते हैं। जीन्स के अंदर ही चेंजेस धीरे धीरे जो हो जाते हैं। अब एक और हमारी है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज जो होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर होती है। जैसे प्रेगनेंसी ठीक हो जाती है, ये ठीक भी हो जाती है, लेकिन उसमें जो है बाद में उस महिला को कभी भी लाइफ में बाद में टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन जेस्टेशनल यूजुअली प्रेगनेंसी में अगर किसी को होती है फिर वो ठीक हो जाती है। फिर एक है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज की एक स्टेज है जिसमें कि हमारा ब्लड ग्लूकोज थोड़ा सा नॉर्मल होता है, लेकिन कंट्रोल के अंदर होता है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर हम इसको ही डील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो उसको प्री डायबिटीज की कंडीशन में डालते हैं, तो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? शुगर होने के लिए क्या क्या चीजें जो उसको बढ़ावा दे सकती है? एक सबसे पहली फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके घर में आपके जो है पहले आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहनों को, आपके दादा नानी किसी को भी अगर है तो होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज में तो हम उसको कहते हैं, लेकिन टाइप
2 भी होता है। तो टाइप 1 में स्पेशली फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। और दूसरा, अगर उसके पैनक्रियाज को कोई चोट लग गई है, कोई ऑपरेशन हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसके अंदर उसका कोई ट्यूमर हो गया है, इन्फेक्शन वॉटेवर, तो उसमें भी टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस हैं। और ये ऑटोइम्यून डिजीज है, तो हमारी बॉडी के जो है कुछ अपने आप ही एंटी जो है ऑटो एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती है, जो कि हमारे बॉडी के तो यूजुअली इसमें ना कई बारी पता ही नहीं चलता, और कई जो सिम्टम्स आते हैं टेस्ट होता है तो वहां पे जाके बच्चों में डिटेक्ट होता है कि इसको तो डायबिटीज हो गई है। बाकी रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, मतलब आपके बॉडी में कोई भी बीमारी हो गई है या सर्जरी हुई है तो बॉडी वीक हो जाती है, तो उसके बाद चांसेस हो जाते हैं। या आपको कोई ऐसी बीमारी है जो कि वायरस का अटैक हुआ है, तो वहां पे होने के चांसेस होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में भी फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। और कुछ मतलब ऐसे प्रजातियां होती हैं जिनमें होने के चांसेस होते हैं, तो जो कि बीइंग ब्लैक, हिस्पैनिक, ये सब बाहर के उसकी है। एशियन अमेरिकन की रेस है, पैसिफिक आइलैंडर, इनमें होने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। मोटापे जिनको है उनको भी डायबिटीज होने के बहुत चांसेस होते हैं। जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको भी होने के बहुत चांसेस रहते हैं। जिनका जो है HDL, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर वो शरीर में कम होता है उनको भी होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल, जो कि वसा की एक मात्रा होती है हमारे शरीर में, बहुत बढ़ जाती है। वो भी हमारा शुगर के लेवल को बढ़ाने में बहुत ही सहायक हो जाता है। और अगर आपकी जो है लाइफस्टाइल बिल्कुल इनएक्टिव है, आप कुछ काम नहीं करते हो, बहुत आलस भरा जीवन है, तो भी आपको शुगर होने के बहुत चांसेस होते हैं, डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। उम्र का भी बहुत फैक्टर पड़ता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, एज है, तो कब हम चेक कराते रहना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होती है, बच्चे का वजन जो है काफी हेल्दी बेबी को अगर वो दे देती है, जो कि मतलब 9 पाउंड से ज्यादा अगर वो बच्चे का वजन होता है, तो आगे होने के चांसेस बच्चे को भी होते हैं और मदर को भी होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ये एक्चुअली महिलाओं में होता है कि उनके सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाती है ओवरीज पे। तो उसमें भी देखा जाता है कि बाद में उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस आ जाता है, जिससे कि उनको शुगर डायबिटीज होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, तो उनको भी डायबिटीज होने के हैं। तो स्मोकिंग वगैरह या अल्कोहल कंजम्पशन भी डायबिटीज को बहुत ही बढ़ावा देते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज जो होती है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, तो फैमिली हिस्ट्री जिनकी भी होती है उनको होने के चांसेस हो जाते हैं। कुछ हमारी प्रजातियों में होता है, और जिनका प्रेगनेंसी में वजन बहुत बढ़ जाता है, या पहले जिनका वजन बहुत होता है, तो ओबेसिटी बहुत एक बड़ा रोल है। या लेट प्रेगनेंसीज में भी ऐसा होने की चांसेस जो होती है देखी जाती है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे डायबिटीज के? डायबिटीज के 3 मेन सिम्टम्स हम मान के चलेंगे यहाँ पे, जो है इंक्रीज थर्स्ट, मतलब प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, ठीक है ना। फिर होता है एक तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया, मतलब भूख ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी और यूरिन ज्यादा आएगा। तो PPP, पॉलीयूरिया मतलब यूरिन ज्यादा आएगा, पॉलीफेजिया मतलब भूख ज्यादा लगेगी, पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही है कि प्यास ज्यादा लगेगी, फिर कमजोरी लगती है इसमें, क्योंकि शुगर जो है हमारा वो प्रॉपर बॉडी में यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, वो ब्लड के अंदर ही पड़ा रह जाता है, वो एनर्जी नहीं देता है। आंखों के ऊपर हमारा इसके ऊपर इफेक्ट आता है। 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, अगर शुगर हमारी कंट्रोल में नहीं होती है तो वो 3 ऑर्गन्स को ज्यादा इफेक्ट करती है। कौन कौन से? पहले तो किडनी है, दूसरी आंखें हैं, तीसरी है नर्व्स। तो आंखों में हमारे रेटिना के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, तो विजन हमारा थोड़ा सा चेंजेस होगा। नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो हमारे सुनपन की प्रॉब्लम होगी, हाथ पैरों में सुनपन या चींटियां काट रही हैं, इस तरह के जो है टिंगलिंग सेंसेशन। तो न्यूरोपैथी होने के जो है प्रॉब्लम हो जाती है। अगर उनके जख्म होते हैं तो वो ठीक नहीं हो पाते हैं, है ना, चोट वोट लग जाती है, बहुत डिलेड उनकी हीलिंग होती है, तो कई बारी नासूर बन जाता है, अल्सर बन जाता है और इन्फेक्शन फैलने लग जाता है। तो कई बारी उनका वो अंग भी काट देना पड़ता है। तो वो ध्यान रखा जाता है कि हमेशा वो ध्यान रखे कि चोट ना लगे, चोट लगे तक नहीं हील हो रहा है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और वजन साथ में ओबेसिटी है तो बहुत ही दिक्कत इसकी बढ़ जाती है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जो मैंने अभी बताया, पॉलीयूरिया,
और बार बार कोई भी इन्फेक्शन है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब वो शुगर प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर तो हीलिंग भी डिलेड हो जाती है। तो बार बार कोई भी जिस तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सूखा मुंह रहेगा क्योंकि प्यास बार बार लगेगी, लेकिन फिर भी मुंह बहुत सूखा रहता है। और जो इसके साथ साथ सिम्टम्स हो सकते हैं वुमेन्स में, स्पेशली स्किन बहुत ड्राई ईची टाइप की रहती है, खुजली रहेगी, यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। मेंस में जो होती है उनकी सेक्सुअल पावर कम हो जाती है, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। मसल्स, क्योंकि उनकी एनर्जी नहीं मिलती ना, तो उनकी मांसपेशियां बहुत कमजोर होती है। उनको देखोगे पहले कभी अगर अपने एज ग्रुप में ठीक रहे होंगे, लेकिन मिडिल एज तक आते आते ना उनका वजन बहुत कम आता है। कहते हैं मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल जाती, मसल्स उनकी बहुत वीक होना शुरू हो जाती है। तो टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो अचानक से ही शुरू हो जाती है और बहुत एकदम से डेवलप हो जाती है। ये धीरे धीरे में नहीं शुरू होती है, यूजुअली बच्चों में, टीनेज में ये सब देखी जाती है। साथ साथ इसके सिम्टम्स होते हैं, उल्टी है, पेट दर्द है, कुछ यूरिन इन्फेक्शंस वगैरह ऐसे हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज ये धीरे धीरे स्लोली 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 डेवलप होती है, जिसमें अगर कोई पास हिस्ट्री है तो बहुत चांसेस हो जाते हैं इसमें होने के। जेस्टेशनल भी हमारी जो होती है इसके सिम्टम्स कई बार नहीं पता चलते, लेकिन हमेशा प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है इसका टेस्ट होता है कि कहीं उसको जो है जेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं हो गई है। अब इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को चेक करते हैं। तो उसको चेक करने का दो हम तरीके से करते हैं कि एक तो हम फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट देखते हैं, मतलब भूखे खाली पेट हम उनको चेक करते हैं कि, और उसके बाद खाना खाने के बाद कितनी होती है, और एक रैंडमली होती है कि चलो कभी भी चले गए। तो वो एक डाटा के हिसाब से हम उसको देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल है कि नहीं है, या उनकी कितनी है। तो कई बार होता है रैंडम में वो कभी भी हम चेक कर लेते हैं उसका, उससे एक आइडिया हो जाता है कि कहीं बॉर्डर लाइन पर है या बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद हम उसको आगे जो है प्रॉपरली फास्टिंग और पीपी मतलब पोस्ट पार्डियल, मतलब खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद चेक करते हैं। और जो ब्लड टेस्ट करने का तरीका होता है, एक वो हम देखते हैं HbA1c। इसमें क्या होता है, 3 महीने में हमारे ब्लड शरीर के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने की कितनी पावर है, इससे पता चलता है। तो इसमें हमारा जो अमाउंट जो ग्लूकोज का होता है वो एक्चुअली हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। तो वहां पे उसी के मैयर HB मतलब हीमोग्लोबिन के, उससे पता चल जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करने की कितनी कैपेसिटी है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम आप उसको ट्रीटमेंट भी देते हैं, या पता चल जाता है कि उसको क्या रिकमेंडेशंस और करनी है। एक होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस, उसमें ना अलग अलग मैयर के उसको ग्लूकोज दिया जाता है, फिर उसके बाद टेस्ट हो जाता है। तो उसके फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल को टेस्ट करते हैं। वो अलग अलग उसको ड्रिंक की फॉर्म में इनटेक करने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है, फिर टेस्ट उसका होता है। तो फास्टिंग जो अगर होती है नॉर्मल हमारी 100 से नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल खाली पेट जो होती है। अगर बॉर्डर लाइन पर होती है 100 से 125 के, अगर 126 से ज्यादा है तो उसको मतलब डायबिटीज होने के पूरे चांसेस है। रैंडम में कभी भी टेस्ट कर लेते हैं तो वो 140 से नीचे होनी चाहिए। अगर 140 से 199 मतलब 200 से नीचे आ रही है तो वो बॉर्डर लाइन पर है, और अगर 200 से ऊपर है तो इसका मतलब शुगर उसको डायबिटीज होने के हैं। HbA1c टेस्ट जो है ये हमारा नॉर्मल में 5 से 7 के बीच में होना चाहिए, 5.7 होना चाहिए। अगर 5.7 से 6.5 में है तो वो बॉर्डर लाइन पर है, उससे ज्यादा है तो डायबिटीज है। ओरल वाले में भी हम ऐसे ही 140 से कम हम देखते हैं, 140 से 199 का हो, 200 का हो, इस हिसाब से हम उसको देखते हैं कि ये डायबिटीज है या बॉर्डर लाइन पर है, क्या है। तो हम उसको फिर बता देते हैं कि अगर बॉर्डर लाइन पे होता है तो हम उसको लाइफस्टाइल के लिए चेंजेस करने के लिए बोलते हैं, और अपनी डाइट के ऊपर चेंजेस के लिए बोलते हैं, उसको हम मेडिसिन शुरू नहीं कराते हैं। ओके, लास्ट डिजीज ले लें। अब वो है हमारा मेटाबॉलिक डिजीज जो है, एंडोक्राइन डिजीज हम कहेंगे, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है। एक मिनट, हेलो, पहुंच भी गया रैपिडो से? कैसे? अच्छा ठीक है। थायराइड डिजीज एक्चुअली आपको सबको हमने बताया था कि
गले में हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर का कौन सा है? यही है, जो कि है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे एक बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन होता है, जिसको कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का मेन फंक्शनिंग इसका होता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से हमारा पहले एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये हार्मोन करता है कि भैया थायराइड को बोलो, वो अपना हार्मोन प्रॉपर रिलीज करेगा। फिर थायराइड ग्लैंड थायराइड रिलीजिंग हार्मोन से एक्टिव होता है। थायराइड ग्लैंड फिर अपना जो है टीएसएच जो है सिक्रीट करता है, दैट इज अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि अब थायराइड अपने हार्मोन ठीक से बनाए। फिर थायराइड हमारे कौन से हार्मोन बनाता है? बेसिकली T3 T4 और कैल्सिटोनिन। T3 जिसको हम टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, और T4 को, और T3 होता है ट्राईआइडोथायरोनिन। ये दोनों हार्मोन हमारे शरीर को मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में प्रॉपर काम करते, कि हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर ऊर्जा बनी रहे और ऊर्जा जो है यूज भी होती रहे। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारे ये हार्मोन ठीक से नहीं निकलेंगे। अगर T3 T4 ठीक से नहीं बनेंगे तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये हार्मोन ज्यादा बनेंगे, है ना, तो कंडीशन हो जाएगी हाइपरथायरॉयडिज्म। और अगर ये हार्मोन कम सीक्रेट होंगे तो कंडीशन कहलाई जाएगी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, कैल्सिटोनिन का काम होता है हमारे जो है ब्लड के अंदर जो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। ओके, तो अब जो थायराइड फंक्शन हम टेस्ट करते हैं उसमें हम टीएसएच को मेजर करते हैं, T3 और T4 को मेजर करते हैं। तो इनका जो भी लेवल आता है उससे हम देखते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तीनों नॉर्मल आते तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीएसएच जो है कम है और T3 T4 ज्यादा है तो क्या हो गया? हाइपरथायरॉयडिज्म। और अगर ये लो है तो हमें क्या हो जाएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है ना। तो कई बार अगर टीएसएच हमारा लो है लेकिन T3 T4 भी नॉर्मल है तो क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म हमारी ये भी कंडीशन होती है। और T3 ज्यादा होता है तो हमारा T3 टॉक्सिकोसिस का होगा, T4 ज्यादा होगा तो थायराइडाइसिस या T4 इंजेक्शन का प्रॉब्लम हमारा होगा। अगर तीनों ही लो हो जाते, टीएसएच भी T4 T3 भी हमारा, तो यहाँ पे हमारे सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म की या हमारा एक यूथायराइड सिंड्रोम का भी हमारे को एक प्रॉब्लम होता है। लो में हमारा हमने बात करी थी प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की बात थी। तीनों ही अगर हमारे हाई होते हैं तो टीएसएच जो होती है पिट्यूटरी पे हमारे एडिनोमा का प्रॉब्लम होता है। अब हम सिम्टम्स देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में होता क्या है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म से ओके, इसको बाद में सिम्टम्स क्या है? हाइपो ओ, ठीक है ना, तो ये है स्लो, स्लो हो जाता है। हाइपो में क्या हो रहा है कि आपका जो है T3 T4 स्लो रिलीज हो रहे हैं, धीरे धीरे निकलेंगे। जब बहुत धीरे निकलेंगे तो शरीर का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। स्लो का मतलब एनर्जी स्लो क्रिएट होगी। एक्सक्यूज मी, सॉरी। एनर्जी जब स्लो क्रिएट होगी तो शरीर को एनर्जी भी स्लो मिलेगी, हार्ट बीट भी स्लो हो जाएगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो। जब एनर्जी भी स्लो 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 है, ऑर्गन्स भी स्लो 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 काम करेंगे तो वजन भी बढ़ेगा, ओबेसिटी या वेट गेन होगा। आते भी स्लो 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 काम करेंगी तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा।
बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचेगा नहीं, बाल ड्राई, स्किन डल, ब्रिटल नेल्स, जोड़ों में भी प्रॉब्लम शुरू, आर्थराइटिस, क्योंकि वहां पे भी लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं है। एनर्जी नहीं मिल रही तो भैया ठंड लगेगी। माइंड भी स्लो काम करेगा, डिप्रेशन, कुछ याद नहीं रहेगा, पीरियड्स की प्रॉब्लम, मसल्स में भी न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो मसल्स भी क्या होंगी, दुखेंगी। और अब वहीं पे अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो T3 T4 फटाफट फटाफट बन रहे हैं, बॉडी को इतना नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी सब काम, जल्दी हार्ट बीट, जल्दी जल्दी फटाफट दे, बस मेहनत पे मेहनत, जल्दी सब काम फास्ट हो रहा है, तो वहां पे उसका वजन बढ़ेगा ही नहीं, उसको पेट की भी फास्ट फास्ट होती रहेगी, उसके जो है पेट पाचन क्रिया फास्ट हो गई तो उसको गैस वगैरह की प्रॉब्लम होगी, नेल्स उसके कुछ ज्यादा ही इतने वो वहां पर लुब्रिकेशन हो रहा है, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, गर्मी बहुत हो जाएगी, जल्दी जल्दी काम करोगे तो गर्मी भी तो बहुत हो जाएगी, लेकिन मसल्स में वीकनेस भी वहां इतनी वहां पे भी होगी, और माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, नर्वसनेस होगी, क्या करूं बहुत ही, अरे माइंड बहुत एक्टिव उसका हो जाएगा, पसीना पसीना बहुत हो जाएगा, वजन कम होना शुरू हो जाएगा, बेसिकली आंखें थोड़ी बाहर क्या जाएंगी, सिर्फ बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, पीरियड्स का चेंजेस यहाँ पर भी होगा, वैसे यहाँ पे पीरियड्स थोड़ा सा कम की तरफ आते हैं, हाइपर में ज्यादा आते हैं, यहाँ पर स्लो हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आएगी, इतना ज्यादा एक्टिवनेस हो जाएगा, तो दीज आर द सिम्टम्स बेसिकली बिटवीन द हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इसके कारण क्या है। कारण क्या होगा, या तो प्रॉब्लम उसके जन्म के समय ही होगी कि बच्चों के जन्म से ही उसका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा, कई बार थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट ही नहीं होता है, या उसका प्रॉब्लम डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगी, तो ये हेरिडिटी का हो गया, या बाय बर्थ की इसकी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहां पे करते हैं, या पिट्यूटरी में कुछ उसकी प्रॉब्लम होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच रिलीज नहीं होगा, जब टीएसएच रिलीज नहीं होगा तो थायराइड कहाँ से अपने बनाएगा। फिर है प्रेगनेंसी में, कई बार जैसे प्रेगनेंसी में हमारी जेस्टेशनल डायबिटीज हुई थी, ऐसे यहाँ पर कई बार हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है प्रेगनेंसी, क्योंकि उसमें हमारा कई बार जो है बहुत ही थायराइड के हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी प्रेगनेंसी के ऊपर इफेक्ट आता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी, प्रेगनेंसी लॉस भी हो जाती है ना। फिर हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ पर हमारे शुगर, ये सब इसके साथ साथ होने के चांसेस हो जाते हैं, या अगर आपके खाने पीने में आयोडीन की कमी है तो हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉजेज बोलता है, आयोडीन की कमी होगी तो आपका थायराइड जो है वो प्रॉपर अपने बनाएगा ही नहीं, तो आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, बेसिकली सी फूड से मिलता है, तो अगर नहीं तो हमारे ऐसे खानों में हमें ज्यादा करना है कि जहाँ पे आयोडाइज जो है वो हमें मिले, नहीं तो आयोडाइज नमक का सेवन, जो जहाँ पे जो पहाड़ों पे यूजुअली रहते हैं ना, वहाँ पे ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिल जाती है, सी वाले जो उनके ऊपर नहीं होती है। तो किस किस को होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, वो महिलाओं जिनके की फैमिली हिस्ट्री हो, ऑटोइम्यून डिजीज रहा हो, टाइप 1 डायबिटीज स्पेशली, या जिनको पहले ट्रीटमेंट अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का लिया होगा, है ना, साइड इफेक्ट हो गया तो उसको क्या होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, साइड इफेक्ट के रूप में हो जाते हैं। अगर किसी की रेडिएशंस दी गई थी, कोई जिसको कीमोथेरेपी चली हो या रेडियोथेरेपी चली होगी, तो उसमें अगर नेक और ऊपर चेस्ट में दी जाती है तो कई बार थायराइड ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट आ जाता है, तो फिर उसके हार्मोन ठीक से नहीं बनते, या किसी के सर्जरी हुई होगी, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएंगी, उसको गोइटर जो है वो हम जो थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो है स्लो बन रहा है, स्लो बनने के लिए उसके जो है एनलार्ज हो जाता है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म में जो है हमारा गले थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगा तो डेट इज अ गोइटर, तो गले में ना यहाँ पे फूला फूला सा उसको लगेगा, और साथ ही साथ हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और यहाँ पे हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि हमें प्रॉब्लम करता है। अब ओके, डायबिटीज का हम यहाँ पे आ गया,
हाँ, थायराइड डिजीज के लिए हम बात करेंगे कि उसके ट्रीटमेंट को हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो है डाइट वाइट का तो हमें ध्यान रखना ही है। हमें वो डाइट, एक तो आयोडीन रिच डाइट होनी चाहिए अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो। खान पान का हमारा मिताहार या हमें सुपाच्य सात्विक भोजन की जो हम बात करते हैं वो हमें देखना ही है, और हमारा वजन कंट्रोल में रहे तो हम अपने कैलोरी कंट्रोल मील को ध्यान रखेंगे। आसनों में हम सर्वांग आसन, जो कि हमारे हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। विपरीत करनी, मत्स्य आसन, है ना, जो नेक बेंडिंग वाले, जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले होते हैं, जिसमें स्पेशली जो जैसे जलंधर बंद है, तो वो हमारे क्योंकि थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छे वो रहते हैं। साथ ही साथ सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन, ये भी बहुत अच्छे हैं। योग मुद्रा, सुप्त वज्रासन, जितने भी बैकवर्ड बेंडिंग आसन भी हैं, जैसे कि उष्ट्रासन भी है, फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड भी हमारे जो है भुजंग आसन, क्योंकि गले पे यहाँ पे बहुत ही इफेक्ट आता है। शीर्ष पाद भूमि स्पर्श आसन, कंधार आसन, ग्रीवा आसन, सिंह गर्जा आसन, क्योंकि गले में बहुत इसका इफेक्ट आता है। और इन सबके साथ साथ हम करेंगे प्राणायाम, उज्जयी, बिकॉज आपके गले पे ही इसका इफेक्ट आता है। तो प्राणायाम डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड, विच वन, उज्जयी। तो नाड़ी शोधन भी हमें करना चाहिए, जिसका कि बहुत ही इम्पैक्ट हमारे हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म पे ही आता है। हाइपरथायराइडिज्म क्योंकि एक्टिविटी बहुत बड़ी है, तो वहां पे अगर बहुत ज्यादा है तो उसको हम शीतली शीतकारी के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालेंगे। और हाइपर वालों को कौन से करेंगे, स्लो चल रहा है तो उनको भस्त्रिका कराएंगे। मेडिटेशन इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट करता है जाके, और हमारे हाइपोथैलेमस पे करता है, जो कि इन समहाउ उसके ऊपर इफेक्ट करता ही है। अब हमारा डायबिटीज का जो है रह गया था ट्रीटमेंट, तो अब हम उस पर वापस आते हैं। डायबिटीज के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम आहार पे ही ध्यान करेंगे कि हमें शुगर फ्री डाइट को ज्यादा करना है, लो कार्ब डाइट के ऊपर ध्यान देना है। स्पेशली हम जो खाने में जो है घी चिकनाई को दूर रखेंगे, सुपाच्य मिताहार भोजन का ही है। हमें चावल, आलू, है ना, जितने भी शुगर के प्रोडक्ट्स होते हैं, तेल, मिर्च, मसाले, डेयरी प्रोडक्ट्स को भी हमें कम करना है। तो डायबिटीज मैनेज करने के लिए हम अलग अलग जो है पेशेंट के ऊपर अलग अलग तरीके से उसका प्रभाव डालते हैं। तो पहले वीक में जैसे हम उसको आसन पे हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे, वज्रासन जरूर कराएंगे, भ्रामरी और नाड़ी शोधन कराएंगे, नेति षटकर्मा कराएंगे, और रिलैक्सेशन में हम उसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कराएंगे शवासन में लिटाकर। सेकेंड वीक में हम षटकर्मा में नेति और कुंजल से स्टार्ट कराएंगे, फिर हम उसको आसनों में पवन मुक्तासन सीरीज की ओर बढ़ाते हुए वज्रासन के साथ कुछ हमारे सूक्ष्म व्यायाम और हम शक्तिबंध सीरीज करा देंगे। प्राणायाम में फिर हम उसको भस्त्रिका भी कराना स्टार्ट करेंगे। रिलैक्सेशन तो वज हमेशा से ही जरूरी है, और फिर ध्यान का अभ्यास आजपा जप में। तीसरे हफ्ते में सूर्य नमस्कार इंक्लूड करा देंगे, वज्रासन की जो सीरीज है कराएंगे, फिर प्राणायाम में हम बंधों के साथ उन्हें कराएंगे, जो कि जलंधर बंध और मूल बंध है, और भस्त्रिका के हम राउंड्स बढ़ाएंगे, फिर उनको अंतर कुंभक हम इसका अभ्यास कराएंगे। षटकर्मा में हम शंख प्रक्षालन व लघु शंख प्रक्षालन का अभ्यास कराएंगे, साथ में नीति और कुंजल का भी। रिलैक्सेशन, योग निद्रा, फिर आजपा जप जो मेडिटेशन का पार्ट है। चौथे हफ्ते में सूर्य नमस्कार के राउंड्स बढ़ा देंगे। आसनों में हम उसको और आसन जो बढ़ाएंगे, सर्वांग आसन, हलासन, मत्स्य आसन, अर्धमस्तेंद्र आसन। ट्विस्टिंग वाले आसन बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे कि इसमें वक्रासन, अर्धमस्तेंद्र आसन, है ना, मंडूक आसन है, मयूर आसन, भुजंग आसन, गौमुख आसन, ये सब हम आसन इनको कराएंगे। प्राणायाम में हम नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, जिसमें कि हम अंतर और बाह्य कुंभक के साथ उसको कराएंगे। महाबंध का अभ्यास, शीतली और शीतकारी भी कराएंगे। षटकर्मा में हम नीति कुंजल के साथ लघु शंख प्रक्षालन। रिलैक्सेशन में हम योग निद्रा और प्राण विद्या के बारे में भी उनको बताएंगे, और मेडिटेशन में अजपा जप। तो ये हमारे आज के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और एंडोक्राइन जो डिसऑर्डर्स की हमने बात करी। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और आज हमारा थेरेपेटिक्स योगा का भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैम, अगर हम आसन और प्रिकॉशन पूरी तरीके से ले तो क्या